कांग्रेस धीरे धीरे लड़खड़ा कर गिर रही है और भारत में रहते हुए मेरी ये बहुत बड़ी आकांक्षा है कि मैं इसकी शांतिपूर्ण मृत्यु में सहायक बन सकूं और मैं इसका प्रत्यक्षदर्शी बन सकूं। ऐसा कहना था लॉर्ड कर्जन का। समय था 1904 से 1915 का, जब कांग्रेस अपने अस्तित्व में आ रही थी और कांग्रेस के कुछ लीडर अपने अस्तित्व को निखारना चाह रहे थे और भारत में राष्ट्रीयता को बढ़ावा दे रहे थे, राष्ट्रीय भावना को बढ़ावा दे रहे थे। तो स्वागत है आप सबका फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीयता के जुझारू तेवर के बारे में कि किस तरह से भारत में राष्ट्रीयता की भावना लोगों में बढ़ी, कैसे एक नेता जो है वो उग्रवादी बढ़े, जहां एक और कांग्रेस के ही कुछ लीडर कांग्रेस के कर्मों से असंतुष्ट थे। कांग्रेस जिस तरह से लड़ाई लड़ रही थी, उदारवादी कांग्रेस, वो असंतुष्ट थे, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक जैसे लोग। और वहीं दूसरी ओर क्या था कि लॉर्ड कर्जन का इस तरह से बयान देना कहीं न कहीं ये साबित कर रहा था कि हाँ, वास्तव में कांग्रेस इस राष्ट्रीयता की लड़ाई लड़ रही थी। कांग्रेस ही एक ऐसा दल थी उस समय प्रारंभ में कि कांग्रेस ही एक ऐसा संगठन थी, अखिल भारतीय संगठन थी, जैसा कि लाला लाजपत राय और गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी व्याख्या की थी। तो कांग्रेस ही एक ऐसा संगठन थी जो कि आजादी के लिए आगे आई थी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। और यदि वीडियो पसंद आए तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर करें। 20वीं शताब्दी के प्रथम दो दशक भारत के मुक्ति संघर्ष में एक नए दौर के आरंभ के वर्ष थे। ठीक है, इन दशकों में भारत के देशभक्तों ने यह समझ लिया था कि मात्र तर्क व बहस से आज़ादी प्राप्त नहीं की जा सकती है। साम्राज्यवाद से मुक्ति पाने के लिए संघर्ष की राह पर चलना आवश्यक है। इस नवविकसित समझदारी ने मुक्ति संघर्ष की राजनीति के नरम रुख को समाप्त कर उसे गर्म और क्रांतिकारी बना दिया, जिसे कुछ लोग गर्म दल के नाम से भी जानते हैं। रुख के इस परिवर्तन के कारण ही इस दौर को जुझारू राष्ट्रवाद या फिर मिलिटेंट नेशनलिज्म का दौर कहा जाता है। ठीक है, और इसी जुझारू राष्ट्रवाद को जन्म देने के पीछे अनेक कारक कार्य कर रहे थे। समझने की दृष्टि से इन कारकों को दो वर्गों में रखा जाता है। देखिए, दो वर्ग, पहला है आपका अंतर्राष्ट्रीय कारक और दूसरा है राष्ट्रीय कारक। अंतर्राष्ट्रीय कारक जो है वो तीन प्रकार के थे। ब्रिटिश साम्राज्य के विभिन्न उपनिवेशों, विशेषकर दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ होने वाली नस्ली भेदभाव ने और उस भेदभाव के विरुद्ध महात्मा गांधी द्वारा चलाए जा रहे संघर्ष ने भारतीय मानस को उद्वेलित तथा उत्तेजित किया। दूसरा कारक था मिस्र, ईरान, तुर्की, रूस तथा यूरोप के अन्य देशों में चल रहे क्रांतिकारी संघर्षों का अभियान होना तथा उन संघर्षों से प्रेरणा प्राप्त करना। तीसरा तथा सबसे महत्वपूर्ण कारण था श्वेत नस्ल की अजेयता का मिथक टूटना। 1896 में इथोपिया ने इटली को परास्त कर दिया तथा 1905 में जापान के हाथों रूस की शर्मनाक पराजय हुई। इन दो घटनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया था कि श्वेत नस्ल अर्थात यूरोपीय राष्ट्र अजेय नहीं है तथा उन्हें पराजित किया जा सकता है। अगर इथोपिया और जापान क्रमशः इटली व रूस के साथ सफल संघर्ष कर सकते हैं तो भारत ब्रिटेन के साथ क्यों नहीं कर सकता? यह प्रश्न भी भारतीय मानस को कुरेदने लगा तथा उसे जुझारू संघर्ष के रास्ते की ओर ले चला। इतिहासकार A.R. देसाई ने अब कहा है कि भारतीय अपनी हीन भावना का परित्याग करने लगे और उन्हें विश्वास होने लगा कि वे ब्रिटिश शासन को हटा लेंगे। भारत की राष्ट्रीयता को जुझारू चरित्र प्रदान करने में राष्ट्रीय कारकों की भूमिका अंतर्राष्ट्रीय कारकों की तुलना में कहीं अधिक महत्वपूर्ण एवं आधारभूत थी। यह राष्ट्रीय कारक कई प्रकार के थे। देखिए, 1898 से 1905 के बाद हमने बताया था कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी। अब 1898 पे आते हैं कि 1898 से 1905 के मध्य भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने तानाशाही शासन के अपने आदर्श को प्राप्त करने के लिए जो कार्य किए उनसे भारतीय जनता में असंतोष उत्पन्न हुआ। इस असंतोष ने राष्ट्रीय संघर्ष को जुझारू बनाया। 6 जनवरी 1899 को पदभार संभालने के उपरांत उसी वर्ष कर्जन ने कलकत्ता कोऑपरेशन एक्ट पारित करके स्वायत्त शासन के सिद्धांत पर चोट किया। इसकी प्रतिक्रिया इतनी तीव्र थी कि 27 सितंबर को बंगाल की लेजिस्लेटिव असेंबली में सुरेंद्रनाथ बनर्जी का लेजिस्लेटिव असेंबली, देखिए अभी बताएंगे जब सिविक्स वगैरह में डालेंगे तो उसमें बताएंगे, या इंडियन पॉलिटिकल में ये आपका लेजिस्लेटिव असेंबली वगैरह आता है। तो इसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था कि इस तारीख को बंगालियों की भावी पीढ़ियां स्थानीय स्वायत्त शासन के अंत की तारीख के रूप में याद करेंगी। 1 जनवरी 1903 का दिल्ली दरबार कर्जन का दूसरा अप्रिय कार्य था। दिल्ली के इस तमाशे पर बेदर्दी के साथ उस समय रुपया फूका गया, जबकि भारत के अनेक प्रदेश अकाल की चपेट में थे।
1904 में विश्वविद्यालय कानून के द्वारा शिक्षा का सरकारीकरण करने की दिशा में यह कदम उठाया गया। लोगों ने उस एक्ट का यह अभिप्राय लगाया कि ब्रिटिश सरकार हिंदुस्तानियों में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार से असंतुष्ट है। ये किसने कहा था? C.Y. चिंतामणि ने। 3 अगस्त 1904 को कर्नल यंग हस्बैंड के नेतृत्व में एक मिशन ल्हासा पहुंचा तथा दलाई लामा को अंग्रेजों के साथ अपमानजनक संधि करने के पर बाध्य किया गया। 1904 के कांग्रेस अधिवेशन में इस विस्तारवादी कदम की कटु आलोचना की गई। कर्जन के कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो एक व्यापक जन आंदोलन का तत्कालिक कारण बन गया, बंगाल का विभाजन करना था। बंगाल विभाजन की मूल योजना 1903 में तैयार हुई थी। 7 जुलाई 1905 को इस योजना के संशोधित रूप की सरकार द्वारा घोषणा की गई। 16 अक्टूबर को इस योजना को फिर लागू किया गया तथा बंगाल के 3 डिवीजन किए गए, जिसमें ढाका, चटगांव और राजशाही को असम के साथ मिलाकर पूर्वी बंगाल व असम के नए प्रांत की स्थापना की गई। ऊपरी तौर पर यह कदम प्रशासन की कुशलता एवं सुविधा की दृष्टि से उठाया गया था, किंतु इसका वास्तविक उद्देश्य बंगाल में राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर बनाना और ऐसा करने के लिए हिंदू मुसलमानों में फूट डालना था। इस कदम की तीव्र प्रतिक्रिया हुई। बंगाल की जनता ने इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया। संपूर्ण प्रदेश में जन आंदोलन की उत्ताल तरंग उठी। हड़ताल और विदेशी माल का बहिष्कार आंदोलन के मुख्य हथियार रहे। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर 16 अक्टूबर को बंगाल की एकता का प्रदर्शन करने के लिए राखी दिवस के रूप में मनाया गया। उसी दिन फेडरेशन के हॉल की बुनियाद रखने के लिए हुई 50,000 की आम सभा में प्रस्ताव पारित हुआ, जबकि सरकार ने बंगाली जाति के सर्वव्यापी विरोध के बावजूद बंगाल का बंटवारा करना उचित समझा। हम प्रतिज्ञा करते हैं और घोषणा करते हैं कि हम एक जाति की हैसियत से अपने प्रांत के बंटवारे से पैदा हुए बुरे प्रभावों को दूर करने और अपनी जाति की एकता बनाए रखने के लिए शक्ति भर सब कुछ करेंगे। हमें अपने प्रयासों में कोई सफलता नहीं मिलेगी अगर हम एक साल में एक बार मेढक की तरह डराते हैं। ऐसा कहना तिलक जी, बाल गंगाधर तिलक, जिनका पूरा नाम था। उदारवादी कांग्रेस की असफलता जुझारू राष्ट्रीयता के जन्म का एक मुख्य कारक रही। 20 वर्ष की राजनीतिक भिक्षावृत्ति, संवैधानिक मार्ग पर चलने की नीति एवं अंग्रेजी न्याय में निष्ठा से कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। इससे असंतोष से आक्रोश तथा आक्रोश से जुझारू संघर्ष की तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई। उदारवादी नीतियों पर व्यवस्थित ढंग से पहली चोट अरविंदो घोष ने अपने लेखों की श्रृंखला न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड द्वारा की। इन लेखों में अरविंद ने इस तथ्य पर जोर दिया कि राजनीतिक भिक्षावृत्ति एवं मंद विकास का संवैधानिक रास्ता भारत के लिए नहीं है। उन्होंने भारत के मध्य वर्ग का आह्वान किया कि सफलता प्राप्ति हेतु वह प्रोलेतारी, जैसे मजदूर वर्ग और लेकिन यहाँ पर साधारण जनता के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करें। अश्विनी कुमार दत्त तथा रविन्द्रनाथ टैगोर उदारवादी नीति के आलोचकों में रहे। पंजाब में पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक हरकिशन लाल तथा लाला लाजपत राय ने और महाराष्ट्र में तिलक ने उदारवाद की नीति की आलोचना की, अगुवाई की। देखिए, अब इसमें क्वेश्चन एक आता है कि पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक का नाम, तो लाला लाजपत राय ने पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की। तो पंजाब में पंजाब नेशनल बैंक संस्थापक हरकिशन लाल और लाला लाजपत राय ने और महाराष्ट्र में तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने उदारवाद की नीति की आलोचना की, अगुवाई की। तिलक ने उदारवादी कांग्रेस को चापलूसों की कांग्रेस कहा तथा उसके सम्मेलनों को अवकाश दिवस के मनोरंजन की संज्ञा दी। कभी कभी कांग्रेस के अंदर की गुटबंदी को उग्रवाद के जन्म के कारण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। कैम्ब्रिज स्कूल के इतिहासकार इस पर अधिक जोर देते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब तथा मद्रास प्रदेश में कांग्रेस के अंदर जो कुर्सी की लड़ाई चल रही थी, उसमें संगठन पर अधिकार करने के लिए उग्रवाद को हथियार के रूप में प्रयुक्त किया गया। कांग्रेस के अंदर मतभेद थे, इस संबंध में कोई दो मत नहीं है, किंतु जुझारू राष्ट्रवाद इन मतभेदों का परिणाम न होकर वास्तव में उनका एक कारण था। यह प्रसिद्ध इतिहासकार सुमित सरकार का मत है। बौद्धिक धार्मिक चेतना भी जुझारू राष्ट्रवाद के उदय का एक मुख्य कारक थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वदेशी एवं स्वराज का प्रतिपादन किया। स्वामी विवेकानंद के नववेदांतवाद ने निर्भीकता एवं स्वतंत्रता की कामना को जन्म दिया। पिछले वीडियोज में हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। महाराष्ट्र में अतीत के गौरव को वर्तमान के लिए प्रेरणा का स्रोत बनाया गया। टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र व उनके साथियों की रचनाओं ने भी देशभक्ति की तीव्रता में वृद्धि की। आर्थिक कारक भी जुझारू राष्ट्रवाद को जन्म दे रहे थे। देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी व किसानों का तीव्र शोषण जनता को उद्वेलित कर रहा था। 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में अकाल व प्लेग की रोकथाम में सरकार की असफलता ने व किए जा रहे राहत कार्यों के उत्पीड़क चरित्र ने महाराष्ट्र में जनता को इतना आंदोलित किया कि चापेकर बंधुओं ने पूना में रैंड तथा एयर्स की 22 जून 1897 को
हत्या कर दी। देखिए अब धीरे धीरे क्या हो रहा था कि जनता में आक्रोश भर रहा था बुरी तरह से और उनमें राष्ट्रवाद की भावना जाग रही थी। ठीक है, अब हम लोगों को पढ़ना है उग्रवादी आंदोलन, सिद्धांत, कार्यक्रम तथा नेतृत्व। उग्रवाद जुझारू राष्ट्रवाद का एक रूप था। उग्रवादी, उग्रवादी मतलब उग्र होना, एक तरीके से आक्रोशित हो जाना। तो उग्रवादी ब्रिटिश शासन को ईश्वरीय विधान का परिणाम या भारत के लिए वरदान के रूप में नहीं देखते थे। उनका मानना था कि यह राज्य छल कपट तथा बल के प्रयोग द्वारा स्थापित हुआ है। वह यह भी स्वीकार नहीं करते थे कि अंग्रेजी राज्य ने भारत में शांति की स्थापना की। उनका मानना था कि अंग्रेजी राज्य ने भारतीयों को एक दूसरे का गला काटने से इसलिए रोका ताकि वह सभी का गला काट सके। इस तरह उन्होंने अंग्रेजी शासन के उत्पीड़क एवं भारत विरोधी चरित्र को उसकी समग्रता में समझ लिया था। इस संबंध में लाला लाजपत राय ने कहा है कि एक देश के लिए स्वराज परम आवश्यक है, सुधार और उत्तम राज्य इसके विकल्प नहीं हो सकते हैं। साम्राज्यवाद के चरित्र के इस मूल्यांकन के फलस्वरूप उग्रवादी न तो अंग्रेजी राज्य को भारत के हित में मानते थे, न तो उसके बनाए रखने के पक्षधर थे। उनका उद्देश्य भारत के लिए स्वराज प्राप्त करना था। उनके स्वराज की अवधारणा क्या है? देखिए अब क्वेश्चन उठता है कि जब ये स्वराज प्राप्त करना चाहते तो इनके स्वराज की अवधारणा क्या है? इसे भारतीय उग्रवाद के नेताओं ने कभी पूरी तरह से स्पष्ट ही नहीं किया। अरविंद घोष ने स्वराज की आध्यात्मिक घोषणा करते हुए कहा कि स्वराज का अर्थ है लोगों की आत्ममुक्ति हो ताकि राजनीतिक जीवन में वेदांत के आदर्श प्राप्त किए जा सके। 2 जनवरी 1907 को कलकत्ता में भाषण करते हुए तिलक ने कहा, खास बात तो है सारे नियंत्रण को अपने हाथ में लेने की। मैं अपने घर की चाबी अपने हाथ में लेना चाहती हूँ, सिर्फ परदेशियों को घर से निकालना ही नहीं चाहता। 31 जुलाई 1909 को देशवासियों के नाम खुले पत्र में स्वराज की गैर आध्यात्मिक व्याख्या प्रस्तुत करते हुए अरविंद ने लिखा, हम देखते हैं कि प्रशासन नौकरशाही है, हम इसे जनतांत्रिक बनाना चाहते हैं। हम देखते हैं कि सरकार विदेशी है, हम इसे देशी बनाना चाहते हैं। हम देखते हैं कि नियंत्रण विदेशी है, हम इसे भारतीय बनाना चाहते हैं। स्वराज की उनकी व्याख्या कुछ भी रही हो, उग्रवादी तिलक के शब्दों में उसे अपना जन्मसिद्ध अधिकार ही मानते थे। उनका मानना था स्वराज के बिना कोई सामाजिक सुधार नहीं हो सकते, न कोई औद्योगिक प्रगति, न कोई उपयोगी शिक्षा और न ही राष्ट्रीय जीवन की परिपूर्णता। लगभग यही विचार स्वराज को एक राष्ट्र का जीवन श्वास बताने वाले अरविंद ने व्यक्त किए थे। लाला लाजपत राय ने स्वराज को कौम तथा देश की आत्मा के रूप में देखा। ठीक है, और इसमें कांग्रेस का मत है कि बंगभंग के प्रतिवाद के रूप में बंगाल में आरंभ किया गया बायकॉट आंदोलन न्याय संगत था और है। ये बातें कलकत्ता अधिवेशन में प्रस्ताव रखी गई थी कांग्रेस की मीटिंग में। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो के लिए इतना ही करते हैं। और ये राष्ट्रीयता जो है ये आपका लंबा चैप्टर है, इसलिए इसको हम कई 2 से 3 पार्ट में लेकर के चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नई वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करूंगा कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। यदि नहीं किया है तो फिर से एक बार कहूंगा कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो से जुड़े रहें। बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो से आप लोग नोटिफाई होते रहें। तो चलिए मिलते हैं कल फिर अपने एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।